नमस्कार बच्चों, मैं गौरव शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्ययन कोचिंग पॉइंट में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है हम ज्योमेट्री को रेगुलर बेस पे चला रहे हैं। ठीक है, बीच में 2 दिन क्लास नहीं हो पाई है, किसी कारणवश मुझे जाना पड़ गया था कहीं। ठीक है, तो अब हम ज्योमेट्री का पार्ट नंबर 3 कराएंगे। इसकी बेसिक चीज़ें मैंने आपको करा दी हैं, थ्योरी वगैरह। जिसने वो क्लास नहीं देखी है वो जाके देख सकता है। ठीक है, आइए तो कुछ और नए क्वेश्चन हम जो है लाइन और एंगल्स पे कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। इसमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर 9 में दिए गए चित्र में a प्लस डी का मान ज्ञात करो। मतलब एंगल a और एंगल d जहाँ बना हुआ है उनका हमें यहाँ मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए देखिए, अब ट्राइंगल को ध्यान से देखिए। ए बी सी एक ट्राइंगल है और इसमें जो है एक एंगल d से एंगल a पर एक रेखा काट रही है। एंगल b जो है आपको 50 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, a को a मान रखा है और d को d मान रखा है। आपसे a प्लस डी पूछा है। ठीक है, आप जरा ध्यान से देखिए, आप इसको देखेंगे, इस लाइन को आप ध्यान से देखिए। ये 2 रेखाएं आपस में काट रही हैं। मैंने आपको बताया था जब कभी भी 2 रेखाएं आपस में काटती हैं तो उनके जो हैं अपोजिट एंगल हमेशा बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब ये वाला इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। इसी तरह से अगर ये 130 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा जी? 130 हो जाएगा। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, अभी मैंने आपको कल एक तरीका और आपको बताया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो 180 होता ही है, पर अगर मैं ये वाला एंगल निकालने की कोशिश करूं तो आप जरा ध्यान से देखेंगे कि ये वाला एंगल जो है एक्सटीरियर एंगल नहीं हो जाएगा। भाई ये वाली लाइन आ रही है इस पे और ये वाली लाइन है तो ये आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है आपका, मतलब बाह्य कोण का मान जो अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, ये बात मैं आपको प्रूव कर चुका हूँ। तो ये वाला एंगल हो जाएगा आपका a + 50, क्योंकि मैं आपको ये वाली बात ऑलरेडी बता चुका हूँ। ध्यान से देखिए जरा, मैं यहाँ डायग्राम भी आपको बना के दिखा देता हूँ। ये वाली बात मैं आपको ऑलरेडी ही करा चुका हूँ। जैसे मान लिया ये a हो गया, ये b हो गया और ये आपका c हो गया। ठीक है, अगर इसको आगे बढ़ाया और इधर ये इसको आगे बढ़ाया, इसको बढ़ा लो या इसको बढ़ा लो, कोई से को बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको आगे बढ़ाया, ये a हो गया। ठीक है, और अगर आप इसमें इसको आगे बढ़ाओगे, जिन बच्चों के समझ में नहीं आ रहा मैं उनके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला, ये इसके और इसके सम के बराबर होता है। ये वाला एंगल इसके और इसके सम के बराबर होता है। अगर हम बात करें ये वाले एंगल की तो ये वाला एंगल इसके और इसके सम के बराबर होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें ये वाले एंगल की तो वो इसके और इसके सम के बराबर होता है। बात समझ में आ रही है? ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, तो देखिए, तो ये इसी तरह से a + 50 एंगल हो जाएगा। ठीक है, अब आपको एक चीज़ इसमें देखनी है, फिर अब आपको इस ट्राइंगल को में ही वही बात लगानी है जो आपने इसमें लगाई है। ठीक है, आप जरा इसको ध्यान से देखिए, ये आपका कोई ट्राइंगल बन रहा है, ये आपका कोई ट्राइंगल बन रहा है और ये एंगल देखो आगे निकल के जा रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो इसके और इसके सम के बराबर होगा, इसके और इसके सम के बराबर होगा। बस यही टेक्निक इसमें लगानी थी। तो a + 50 + d = हो जाएगा किसके? 130 के। ठीक है, यहाँ से हमें a + d की वैल्यू निकालनी है, तो a + d = 50 इधर कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 80 डिग्री इसकी वैल्यू होगी। बात समझ में आई? मुझे लगता है बहुत आसानी से समझ में आप लोगों के आया होगा, मैंने आपको बताया है। अगर किसी के ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं, तो पिछली वीडियो को आप देख सकते हैं, मैं ड्राइव करके मैंने जो है अच्छी तरीके से बताया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, त्रिभुज ABC में BD एंगल B का आंतरिक समद्विभाजक है। BD की बात कर रहे हैं, ध्यान देना, BD ये है। ठीक है, ये आंतरिक समद्विभाजक है। समद्विभाजक है मतलब कौन समद्विभाजक है? अगर कौन समद्विभाजक है तो दोनों ही एंगल बराबर बराबर होंगे। ये अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। बात समझ में आ रही है आपके? ये कह रहा है जबकि CD जो है एंगल C का बाह्य समद्विभाजक है। मतलब जो ये CD है, CD जो है ये एंगल C को बाहर काट रहा है। अगर ये आंतरिक कहता तो हम ऐसे बना लेते त्रिभुज के अंदर, परंतु ये बाह्य कह रहा था तो बाह्य ऐसे बनेगा। ठीक है, आंतरिक समद्विभाजक कह रहा है, तो अगर ये दोनों एंगल भी बराबर हैं तो इसको अगर हमने थीटा माना, इसको मान लेते हैं अल्फा, तो ये भी अल्फा मानना पड़ेगा क्योंकि समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब ही होता है समान 2 भागों में बांटना। बात समझ में आ रही है आप लोगों की? ठीक है, चलिए उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन में? ये कह रहा है कि भुजा BC के समांतर एक रेखा खींची गई है
जो AC और AB को बिंदु P और Q पर काटती है। तो भुजा BC आपकी ये है, इसके समांतर इसके पैरेलल एक रेखा खींची गई है जो Q और P पे काट रही है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, यदि भुजा PC बराबर 8 सेंटीमीटर है, भुजा PC बराबर आपको 8 सेंटीमीटर दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, PQ बराबर 2 सेंटीमीटर है, PQ बराबर आपको 2 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। आपसे पूछा है BQ मतलब आपसे ये वाली भुजा पूछी है, ये वाली भुजा आपसे पूछी है कि आपको इसका मान निकालना है। बात समझ में आप लोगों को आ रही है, इस भुजा का मान आपको निकालना है, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले आपको थ्योरी समझनी होगी। थ्योरी क्या, मैंने आपको ये बताया, देखो ये 2 लाइनें ऐसे बनी हुई हैं, ठीक है, एक लाइनें ऐसे बनी हुई है। अगर आप डायग्राम को देखेंगे, ये 2 पैरेलल लाइनें हैं और इस पे एक लाइनें ऐसे हैं। तो जितनी डिग्री का एंगल यहाँ बन रहा है उतनी ही डिग्री का एंगल यहाँ बनेगा। क्यों? क्योंकि कैसे एंगल है ये, अल्टरनेट। कैसे एंगल है, अल्टरनेट एंगल है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये क्या है आपके अल्टरनेट एकांतर कोण है, ठीक है। उसके बाद ये आपने, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा जी, थीटा हो जाएगा। बात आप लोगों की समझ में आ रही होगी बहुत अच्छे से, ठीक है, बहुत अच्छे से आप लोगों की बात समझ में आ रही है। अब इस लाइन को अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, इस लाइन को अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, ठीक है, और यहाँ से हमने एक लाइन और ऐसे खींच दी, ठीक है, ध्यान दो, बिल्कुल ये वाली लाइन हमने खींच दी, ठीक है। अगर ये वाला एंगल हमारा अल्फा है, ये वाला एंगल हमारा अल्फा, और इधर से कोई एक लाइन आ रही है यहाँ से, ये ऐसे लाइन आ रही है, ठीक है, ये वाला एंगल हमारा अल्फा है। अगर ये वाला एंगल हमारा अल्फा है इस लाइन पे, ठीक है, तो ये टोटल एंगल भी तो हमारा अल्फा होगा। क्यों होगा, जरा आप ध्यान से देखिए भाई, ये वाला एंगल अगर आपका अल्फा है तो ये टोटल जो आपका अल्फा होगा। अगर ये वाला इस लाइन पे, इस वाली लाइन को आप ध्यान से देखेंगे, अगर ये अल्फा है तो ये टोटल अल्फा होगा, ये टोटल एंगल क्या होगा आपका, अल्फा होगा। बात आप लोगों को समझ में आ रही है भाई? ध्यान से अगर आप देखेंगे, ये वाला अगर अल्फा है तो मैं टोटल एंगल की बात कर रहा हूँ, तो ये टोटल एंगल भी क्या है आपका, अल्फा ही है। टोटल एंगल क्या है आपका, अल्फा ही है, ठीक है। तो अब आप एक थ्योरी मैंने आपको समझाई थी कि जब 2 एंगल बराबर हो जाते हैं, जब 2 एंगल आपके बराबर हो जाते हैं तो उनकी भुजाएं भी बराबर हो जाती हैं। अगर ये दोनों एंगल हैं तो ये दोनों भुजाएं आपकी बराबर हो जाएंगी। बात समझ में आ रही है? तो अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हैं तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा जो है ये पूरी बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो बराबर हो जाएगी ये दोनों भुजा। इसी तरह से अगर आप इस ट्राइंगल में देखेंगे, कौन से में, इस वाले ट्राइंगल को ध्यान से देखेंगे आप, ध्यान से इस वाले ट्राइंगल को, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें क्या है, ये वाला एंगल अल्फा है और ये पूरा एंगल अल्फा। तो ये दोनों अगर अल्फा हैं तो इसका मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी बराबर हो जाएंगी। तो अगर ये वाली भुजा 8 है तो ये वाली भी कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर होगी। अगर ये वाली भुजा 8 है तो ये वाली भी कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। अगर ये 8 सेंटीमीटर होगी, और हम इस वाले ट्राइंगल की अगर बात करें, कौन से ट्राइंगल की, इस वाले ट्राइंगल की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आप ज़रा ध्यान से देखें, ये थीटा है, ये थीटा है। अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं तो ये वाली पूरी भुजा और ये वाली पूरी भुजा दोनों बराबर होंगे। तो इसका मतलब आपसे क्या पूछा था, बी क्यू की वैल्यू पूछी थी। तो इसका मतलब बी क्यू बराबर क्या हो जाएगा आपका, बी क्यू बराबर हो जाएगा आपका पी क्यू प्लस पी डी, पी क्यू प्लस पी डी। तो पी क्यू की वैल्यू 2 है और पी डी की वैल्यू कितनी है, 8। तो बी क्यू की वैल्यू यहाँ से आपकी कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर आपकी बी क्यू की यहाँ से वैल्यू हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं था, बड़े ध्यान से आप लोगों को ये समझना था, कुछ नहीं था, बस सिंपल सी बात है। ये अल्टरनेट एंगल है, ये अल्टरनेट एंगल है, और ये एंगल पहले से हाफ हाफ में, तो ये दोनों एंगल बराबर, तो ये दोनों भुजाएं बराबर, ठीक है। अब ये एक्सटीरियर समद्विभाजक कह रहा था, तो ये अल्फा, ये अल्फा। अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो ये पूरा एंगल कितना होगा, अल्फा होगा। बस सिंपल सी बात है, जब ये वाला अल्फा है तो ये भी तो अल्फा होगा, तो ये पूरा अल्फा हो गया। बात समझ में आ रही है आप लोगों की, ठीक है। अगर ये दोनों बराबर होगी तो इसका मतलब ये वाली भुजा ये वाली भुजा बराबर, ये 8 दे रखी है तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की भी 8 है, ठीक है। और आपको मैंने पहले ये दोनों बराबर कर दी, ये टोटल ये वाली और ये वाली, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 10 है, तो ये वाली भी 10 होगी। आपसे यही पूछा गया है, ठीक है। आइए कुछ और आगे के क्वेश्चनों को हम देखते हैं। आइए कुछ नए क्वेश्चनों को देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में OE पैरेलल है BD, तो थीटा का मान याद करो। OE जो है वो पैरेलल है BD, तो यहाँ पे आपका OE नहीं है, ये यहाँ आपका हो सकता है FE, ठीक है। जो FE है ना वो पैरेलल किसके है जी, BD के पैरेलल है, ठीक है। FE जो पैरेलल है किसके, वो BD के, दोनों ही पैरेलल है।
अगर ये दोनों पैरेलल हैं, आप लोगों को समझना है कि अगर दोनों पैरेलल हैं तो अगर ये वाला एंगल जितना होगा उतना ही एंगल ये वाला होगा, सिंपल सी बात है। अगर दोनों ही पैरेलल हो गई भाई, सिंपल सी बात है, अगर दोनों पैरेलल है तो जितने का एंगल ये बनेगा उतने का ही एंगल ये बनेगा, सिंपल सी बात है, अगर पैरेलल है दोनों, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखिए, ये वाली लाइन जो है पूरी 180 की लाइन है, 180 की लाइन है, उसमें से 138 इतना हो गया, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा? 180 में से अगर 138 घटाएंगे तो मुझे लगता है बचा हुआ एंगल जो है 42 डिग्री का आएगा। अगर ये एंगल 42 डिग्री है तो भाई ये वाला एंगल भी तो बच्चों 42 डिग्री होगा, नहीं होगा? अभी ये बात मैंने आपको बताई, अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल है। और अगर हम यहाँ इस पॉइंट की बात करें, अगर हम इस गोले को पूरा बनाएं तो पूरा गोला 360 का होता है। 360 में से अगर ये 236 है तो ये बचा हुआ कोण कितना होगा? अगर 360 में से 236 अगर आप घटाओगे, 10 में से 6 गए 4 और यहाँ 5, ये हो गया तुम्हारा 124। इसका मतलब अंदर वाला जो एंगल है ना जी, वो आपका कितना बचेगा? 124 बचेगा। ये वाला जो एंगल है आपका पूरे गोले में 124 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 124। अब जरा ध्यान से अगर आप ये देखें, ये वाला ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ये जो आपका एक क्या बन रहा है, ये आपका क्या बन रहा है? ट्राइंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? ये ट्राइंगल बन रहा है। तो देख लीजिए, ट्राइंगल ए सी बी में, ए सी बी में अगर आप देखें तो कि क्या होगा? थीटा प्लस 42 और प्लस 124 इक्वल टू 180। कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा प्लस, अगर इन दोनों को जोड़ोगे 4 और 2 6 हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा बराबर ही कर लेता हूँ मैं, 180 माइनस कितना हो गया? 4 और 2 6 और 2 और 4 6, 166। अगर 180 में से आप 66 घटाओगे तो कितने डिग्री आएगा भाई? 14 डिग्री। 14 डिग्री इसका माना जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बात आप लोगों की समझ में आ रही है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये दिया हुआ है, नीचे दिए गए चित्र में पी आर पैरेलल है यूवी के। तो भाई पी आर जो है ये वाली, ये पैरेलल है यूवी के, इसका मतलब ये दोनों आपस में ही क्या है जी? पैरेलल हैं, ठीक है। फिर ये क्या कह रहा है? पी क्यू पैरेलल है आर एस के। तो ये पी क्यू जो है जी, ये पैरेलल किसके है? आर एस के है, ठीक है। ये कह रहा है एंगल आर एस टी 30 दिया हुआ है और एंगल एस टी यू 45 दिया हुआ है। एस टी यू कितना दिया है? 45 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको एंगल क्यू पी आर ये वाला, ठीक है, ये वाला एंगल एक तो, ठीक है, और दूसरा टी यू वी, दूसरा आपको क्या? टी यू वी, ये वाला एंगल, ठीक है। दोनों का सम याद करना है। तो इसको हम थीटा मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं अल्फा, इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं क्या? थीटा मान लेते हैं। बात आप लोगों की समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो, इस क्वेश्चन को पहले क्या करना होता है, जो दूर दूर भग रहे हैं उन सबको समेट लेते हैं, ठीक है। समेट के पास पास लेके आते हैं तो हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब समेटने के लिए क्या करेंगे? इस लाइन को आगे बढ़ा देंगे और इस लाइन को पीछे ले आएंगे, ठीक है। नहीं, चलिए पहले इस लाइन को हम आगे बढ़ा देते हैं। अगर हम ये वाली लाइन हमने आगे बढ़ा दी और ये दोनों ही क्या है? आपकी पैरेलल लाइनें हैं। क्या है? ये दोनों आपकी पैरेलल लाइनें हैं, ठीक है। तो ये यू है और इस वाली को यहाँ आगे बढ़ा देते हैं, इसको यहाँ आगे बढ़ा देते हैं। तो आप अगर ध्यान से देखें, ये वाला एंगल अगर आपका अल्फा है तो ये वाला एंगल भी तो आपका अल्फा होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों ही संगत कोण है, दोनों ही आपके संगत कोण है। आप ध्यान दिए, मैंने आपको एक बात आपको बताई थी कि ये कैसे कोण है? संगत कोण है। अगर एक ही तिर्यक रेखा दो पैरेलल लाइनों को काट रही है तो ये वाला एंगल अगर अल्फा है तो ये वाला एंगल भी तो आपका अल्फा होगा। तो जितना ये होगा उतना ये होगा, ठीक है। कैसे कोण है? संगत कोण है। कैसे कोण है? आपके कोरस्पोंडिंग एंगल है। बात समझ में आ रही है? चलिए, अब अगर आप इसको थोड़ा सा पीछे मिला लेते हैं तो यहाँ से आप लोगों को क्या मिलेगा? यहाँ से आपको क्या पता चल जाएगा? अगर आप इस लाइन को इसे थोड़ा सा मिला लेते हैं तो यहाँ से आपको क्या पता चल जाएगा? बताइए मुझे। तो यहाँ से सीधी सीधी सी बात है, आपको देखो ये अल्फा आपको मिल गया, ठीक है। अगर ये अल्फा है तो ये वाला भी सिंपल सी बात है, यहाँ अगर ये अल्फा है तो ये तो अल्फा होना ही होना है, ठीक है। और अगर ये अल्फा है तो ये बचा हुआ कितना बचेगा आपका? 180 माइनस अल्फा। क्यों? क्योंकि पूरी लाइन कितने की? 180 की। अगर ये अल्फा, या तो ऐसे 180 मान लो, कैसी मान लो आप, या तो इस लाइन को 180 मान लो, अल्फा ये है तो 180 माइनस अल्फा, और अगर इसको अल्फा मान रहे हो, ये वाली लाइन ले लो तो भी 180 माइनस अल्फा बचेगा। बात आप लोगों की समझ में आ रही है बहुत अच्छे से?
चलिए, अगर आप लोगों को बात समझ में आ रही है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हम लोगों को, ठीक है। तो अगर ये 180 माइनस अल्फा हो गया आपका, ठीक है, तो अब हम 180 माइनस अल्फा हो गया, यहाँ हमारा 45 है, तो इस वाले एंगल की बात आती है, ये वाला एंगल क्या होगा, ठीक है। ये वाला एंगल अगर हमें पता चल जाए तो ये ट्राइंगल बन जाएगा, और यहाँ से हमारा थीटा वाले एंगल का पता चल जाए तो ये भी काम हो जाएगा। चलिए, जिस तरीके से आपने ये वाला कोण संगत कोण देखा, तो अगर ये वाला कोण आपका कोरस्पॉन्डिंग एंगल था तो ये थीटा है, अगर तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। भाई वही वाली बात अगर आपकी आ जाती है यहाँ भी, सिंपल सी बात है, वही तो बात आ गई जो यहाँ पे थी। तो अगर ये वाला एंगल आपका थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। जैसे यहाँ आपका कोरस्पॉन्डिंग एंगल हुआ था, भाई यहाँ भी तो आपका कोरस्पॉन्डिंग एंगल हुआ था, ये अल्फा था, ये अल्फा हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से ये थीटा है, ये क्या हो गया आपका, थीटा हो गया। समझ में आ रही है आप लोगों के? चलिए, अगर आपके समझ में आ रही है, ये थीटा हो गया, ये अल्फा, ये 30 हो गया, ये थीटा हो गया, ठीक है। और अगर मैं इस एंगल की बात करूँ, ठीक है, इस वाले एंगल की, तो ये दोनों का बहिष कोण हो जाएगा, तो थीटा प्लस 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, थीटा प्लस 30 हो जाएगा। और अगर मैं इस वाले एंगल की बात करूं, इस वाले एंगल की ध्यान देना, ठीक है, तो ये 45 और 180 प्लस थीटा, तो मतलब वो कितना हो जाएगा, 225 माइनस अल्फा हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा हमें, ठीक है, इन दोनों को हमें जोड़ना पड़ेगा। अगर ये थीटा प्लस अल्फा है, ये थीटा प्लस अल्फा है, तो ये भी तो थीटा प्लस अल्फा थीटा प्लस 30 होगा। तो ये दोनों कैसे होगी, अब संगत कोण होगी, ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगी, तो इसका मतलब दोनों बराबर होंगे। अगर दोनों बराबर होंगे तो 225 माइनस अल्फा और बराबर थीटा प्लस 30 आपका आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो अल्फा को इधर ले जाएंगे, 30 को इधर ले जाएंगे, तो इसमें से अगर 225 में से आप 30 निकाल दोगे और इसे इधर ले जाओगे, अल्फा प्लस थीटा जो कि आपसे पूछा है, तो निकालिए कितना आएगा, 195 आ जाएगा। अल्फा प्लस थीटा क्या आ जाएगा आपका, 195 आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, समझने की बात है, आराम से समझ सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी बात है। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कराया हमने, केवल थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कराया, ठीक है। तो ये वाली बात है, ये अल्फा था तो ये अल्फा हो गया, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं थी, पर फिर भी चलिए, ना तो देखो इस एंगल की ज़रूरत है आपको और ना ही आपको इस एंगल की ज़रूरत है, डायरेक्टली भी आप कर सकते हो, इसे बढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है भाई। इस वाली लाइन को तो बढ़ाने की ज़रूरत भी नहीं है आपको, ठीक है, आप जो है इस वाली लाइन से ही आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यही वाली बात है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब हम आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। आइए कुछ और क्वेश्चनों को हम सरल करते हैं जो लाइन और एंगल पे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आइए, तो देखिए, दिए गए चित्र में ए बी और सी डी पैरेलल हैं, ए बी और सी डी पैरेलल हैं, तो x का मान आप लोगों को ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करना है आपको, x का मान ज्ञात करना है। आप लोगों को ये डायग्राम दिया है, ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, और इसमें कुछ करने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है, ठीक है। चलिए, तो कंस्ट्रक्शन करते हुए हम चलते हैं कि क्या क्या हमें करना है इसमें। चलिए देखिए, सबसे पहले ये है, इसको थोड़ा सा आगे हम मिला लेते हैं, ये हमने थोड़ा सा आगे इसे कंस्ट्रक्ट कर दिया। अब ज़रा इसको ध्यान से देखें कि ये वाला, ये ट्रायंगल बन गया, ठीक है, ये कंस्ट्रक्ट करा है, इसलिए मैं इसको डार्क नहीं कर रहा हूँ, ये कंस्ट्रक्शन आपको दिखना चाहिए, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन जो है आपको दिखना चाहिए, इसलिए मैंने इसको डार्क नहीं किया, ठीक है। तो अगर ये 3x है, ये 4x है, तो आपका ये एक्सटीरियर एंगल 7x हो जाएगा भाई, ये आपका एक्सटीरियर एंगल कितने आ जाएगा, 7x हो जाएगा। अगर आप इसको थोड़ा सा और कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, ठीक है, आपने इसको थोड़ा सा और कंस्ट्रक्ट कर दिया कि, तो अगर ये वाला एंगल कितने का है, ये वाला 5x है, ये वाला 7x है, तो 7 और 5, तो ये वाला 12x हो जाएगा। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका, 12x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बन गया है आपका, तो सिंपल सा क्वेश्चन बन गया है, क्या, इंटीरियर एंगल बन गया। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम क्या होता है, 180। यह सिंपल सी बात है। अगर आप इसको 12x बना रहे हो तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, क्योंकि ये तो अपोजिट, अगर आप अपोजिट एंगल की परिभाषा से देखें तो ये वाला कितना है, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, और जब दोनों पैरेलल हैं तो ये वाला कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा। अब आप पूरी लाइन को ले लो, पूरी लाइन कितने की होगी आपकी, 180 की, तो 12x प्लस 6x बराबर कितना हो गया, 180, तो 18x बराबर कितना हो गया आपका, 180 डिग्री, ठीक है। 18 से इसको काटेंगे कितना आएगा, 10, तो x बराबर 10 डिग्री आपका एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो कोई सी तरीके से कर सकते हो आप, अल्टरनेट वाले तरीके से कर सकते हो, या इन दोनों को इंटीरियर एंगल मान के भी कर सकते हो, 12 6 18, ठीक है।
कोई से तरीका है, यहाँ अल्टरनेट मानोगे तो ये 12x हो जाएगा, फिर इन दोनों को लाइन वाले तरीके से करना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए चित्र में ए बी सी डी पैरेलल हैं तो इनका संबंध निकालना है, इन सभी एंगलों का क्या संबंध होगा। ए बी और सी डी जो है आपके क्या है, यहाँ पे पैरेलल है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। चलिए ये चीज़ देखने से पहले आपको एक बात समझनी होगी। क्या बात आपको समझनी होगी, मैं यहाँ आपके सामने लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये बात ऑलरेडी वैसे मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, पर फिर भी आपको जो है समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप भुलक्कड़ बहुत हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये वाला एंगल आपका x है और ये वाला एंगल आपका y है और ये वाला एंगल आपका a है, तो इनमें क्या रिलेशन होगा, क्योंकि ये इसी तरीके से बन के आएगा, तो इनका रिलेशन हमें निकालना है। तो इनका रिलेशन निकालने के लिए हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा हमने क्या कर दिया भाई, कंस्ट्रक्ट कर दिया। अब ये 3 लाइन पैरेलल हमने बना ली, ठीक है। अगर ये 3 लाइन पैरेलल हैं, अगर ये वाला एंगल y है तो भाई ये वाला एंगल भी y होगा, सिंपल सी बात है, मैंने समझाया था आपको, ठीक है। अल्टरनेट एंगल है, तो अगर ये वाला x है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, x होगा, ये वाला एंगल भी क्या होगा आपका x होगा। अगर हम पूरे एंगल की बात करें तो पूरा एंगल क्या था, a, तो यहाँ से आपको एक रिलेशन पता चला कि a बराबर है जी x प्लस वाई। अगर इस कंडीशन में एंगल है, अगर इस कंडीशन में एंगल है तो a बराबर x प्लस वाई। अब आप एक बात बताइए, अगर ये एंगल है तो ये तो इसमें इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, तो चलिए एक काम करते हैं, इसको इधर ही ले आते हैं। अगर ये वाला एंगल a है तो इसको ख़त्म करके इसे हम 180 माइनस a कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से बात समझ में आप लोगों के आ रही है, 180 माइनस a हमने इसको कर लिया है, ठीक है। तो अब हमें इनका रिलेशन बताना है कि रिलेशन क्या होगा, ठीक है। चलिए, तो जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि इधर वाला जो अंदर वाला एंगल है वो बराबर होता है इन दोनों के एंगल के, तो ये अंदर वाले जितने भी एंगल हैं उन्हें एक तरफ ले लेंगे। तो जैसे कि हमने ले लिया एंगल B और प्लस एंगल D और प्लस उसके बाद हमने क्या ले लिया भाई, उसके बाद ले लिया एंगल F। ये तीनों एंगल हमने एक साथ ले लिए, ठीक है। ये तीनों ही एंगल हमने एक साथ ले लिए, ठीक है। यहाँ पे G एंगल जो है आपका यहाँ नहीं, यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। अगर ये G एंगल है तो आपका ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस जी, कितना हो जाएगा 180 माइनस जी। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। चलिए, तो ये तीनों एंगल ये, क्योंकि ये वाला तो बराबर, तो ये वाला इसके बराबर होता है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 180 माइनस a प्लस c, फिर प्लस ये वाला जो है इनके बराबर होता है, तो c के बाद फिर क्या आएगा e, यहाँ पे क्या आ गया e, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, ये अगर e आ गया भाई, यहाँ पे क्या आया तुम्हारा 180 माइनस a, फिर c आया, फिर e आया, और उसके बाद क्या आएगा 180 माइनस g, 180 माइनस g, ठीक है भाई। आप लोगों को समझ में आएगा। तो इसको इधर ले जाते हैं, जो माइनस का उसको इधर ले जाते हैं, तो a और g को इधर ले जाते हैं, तो a आ जाएगा a प्लस b प्लस d प्लस f प्लस g बराबर 180, 180 कितना होगा 360, और प्लस c और प्लस e। बात समझ में आ रही है आप लोगों की। तो यही इसका रिलेशन बनेगा। आप इधर उधर ले जाके माइनस में या इधर उधर ले जाके कुछ और भी इसके साथ कर सकते हैं, यही आपका सही आंसर होगा, ठीक है। आइए कुछ और क्वेश्चनों को हम ले लेते हैं, आइए कुछ और नए क्वेश्चनों को हम सोल्व करते हैं, ठीक है। चलिए, नीचे दिए गए चित्र में x डिग्री, a डिग्री और c डिग्री और 180 माइनस b डिग्री अंकित है। ये x डिग्री हो गया, ये a डिग्री, 180 माइनस b डिग्री और ये आपका c डिग्री, ये अंकित है। तो कौन सा रिलेशन इसमें सही है ये हमें बताना है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। देखो, सबसे पहले इस एंगल को ध्यान से देखो। ये वाला एंगल जो है, इतना एंगल जो आपको दिया हुआ है, ये 180 माइनस बी दिया हुआ है। पूरी रेखा 180 की होती है। अगर ये 180 माइनस बी है तो ये कितना होगा, बी होगा भाई। ये अगर बी है तो ये दूसरा 180 माइनस बी जब भी तो होगा, ठीक है। बात आप लोगों को समझ में आ रही है कि अगर ये 180 माइनस बी है तो ये कितना होगा भाई, ये बी होगा, ठीक है। अगर आप इस ट्राइंगल को ध्यान से देखेंगे, इस वाले ट्राइंगल को देखो, करना कुछ नहीं है, केवल ध्यान से चीज़ों को देखना है, ठीक है। तो ये दोनों आपके इंटीरियर एंगल हैं। अगर इस एंगल को देखोगे तो ये इनका एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, ठीक है भाई। ये वाली तरकीब मैंने आपको बताई थी नहीं, ये तरीका कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम जो है इस वाले के बराबर होगा, ठीक है। वही तो यहाँ काम हो रहा है कि ये वाला और ये वाला, ठीक है। चलिए, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा जी, a प्लस बी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा। समझ में आप लोगों को आ रही है। अब आप अगर इस ट्रायंगल को ध्यान से देखें भाई, अगर आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखें तो ये वाला एंगल जो है ये इसका एक्सटीरियर एंगल है। तो अगर तो ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, तो x बराबर c
प्लस ए प्लस बी। तो वो ये है कि कौन सा इसमें बन रहा है, x बराबर ए प्लस बी प्लस सी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, पेपर में आया हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये कह रहा है यदि एक सरल रेखा L x अक्ष की धनात्मक अक्ष से थीटा कोण बनाती है, ठीक है। चलिए हम यहाँ एक एक्सिस बना लेते हैं। एक्सिस को हमें समझना होगा सबसे पहले। ये होता है x पॉजिटिव और ये होता है जी x नेगेटिव, क्योंकि ये x एक्सिस होता है, ये होता है जी आपका y एक्सिस, ठीक है। तो ये y पॉजिटिव होता है और ये होता है y नेगेटिव। तो x अक्ष की धनात्मक अक्ष से थीटा कोण बना रही है। तो कोई रेखा ऐसे जा रही है, ये रेखा आपकी ऐसी चली गई, इससे थीटा कोण बना रही है। अब ये थीटा कोण यहाँ बने, ये थीटा कोण यहाँ बने, ये कैसे पता चले, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं आगे, ठीक है। तब एक दूसरी रेखा L1 जो रेखा L पर लंबवत है y अक्ष से कितना कोण बनाएगी यदि थीटा बड़ा है 90, थीटा बड़ा है 90 से। तो यहीं पता चल जाएगा, क्योंकि ये वाला एंगल जो है ये तो 90 से छोटा बन रहा है, ये वाला ही तो एंगल 90 से बड़ा है। भाई हमें पता है 90 एंगल इतना होता है नहीं, तो ये वाला एंगल तो 90 से बड़ा हो गया ना, ठीक है, और ये वाला एंगल 90 से छोटा होता है। बात समझ में आ रही है। तो ये पूरा एंगल जो ये 90 होता है इतना, तो अगर ये ऐसे बन रहा है तो ये वाला एंगल ही तो बड़ा होगा। इसका मतलब ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है। बात समझ में आ रही है। ये चीज़ें आपको समझनी थी। ये कह रहा है जी इस पर एक दूसरी लाइन, दूसरी रेखा है L1, ये तो थी L, तो L1 जो है, जो रेखा L पर लंबवत है, अगर लंबवत है इसका मतलब उस रेखा पे 90 डिग्री का कोण बना रही है। कितने डिग्री का कोण बना रही है, 90 डिग्री का कोण बना रही है। इसका मतलब भाई यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये आपका कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण, ठीक है। कोई बात आपको समझ में ना आई हो डायग्राम में तो आप बता सकते हैं। आपसे पूछा है कि y अक्ष से कितना कोण बनाएगी, y अक्ष से ये कितना कोण बनाएगी, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। चलिए तो मतलब y अक्ष से कितना कोण बनाएगी। अब ये वाली रेखा जो है L1 y अक्ष से कितना कोण बनाएगी, तो y एक्सिस ये है, इस कोण को पूछा गया है, इसको मान लेते हैं अल्फा। क्या मान लेते हैं, इसको अल्फा मान लेते हैं, ठीक है। चलिए अब आपको एक बात यहाँ समझनी है। क्या आपको बात समझनी है, यहाँ से आपको एक बात समझनी है क्या। चलिए उस बात को हम देख लेते हैं। अगर ये वाला एंगल आपका क्या है, ये वाला एंगल आपका थीटा है, तो भाई ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका। अगर ये वाला एंगल आपका थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ये आपका 180 माइनस थीटा। कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। समझ में बात आ रही है आप लोगों के, ठीक है। ये 180 माइनस थीटा है। ये एंगल अगर हमें पता चल जाए तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो ये 180 माइनस थीटा है, ये 90 है, और इसको हम अपनी तरफ से कुछ मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है जी, 180 होता है। भाई यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है, नहीं बन रहा है, आप लोग बड़े ध्यान से देखेंगे, बन रहा है त्रिभुज, ठीक है। तो त्रिभुज के तीनों कोनों का इसको मान लेते हैं ए डिग्री। क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, ठीक है। क्या मान लेते हैं, ए डिग्री। तो अब जरा ध्यान देखिए, त्रिभुज के तीनों कोनों का कितना होता है, तो यहाँ से आप देख सकते हो ए प्लस 90 और प्लस 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा कितना हो गया जी, 180 हो गया। कितना हो गया, 180। इससे कट जाएगा इधर जाके, ठीक है। तो यहाँ से ए बराबर आ जाएगा, थीटा पॉजिटिव जाएगा, थीटा माइनस 90। इसका मतलब ये थीटा माइनस 90 है। ये एंगल जो है वो क्या है, ये वाला एंगल जो है ये क्या है जी, थीटा माइनस 90 डिग्री है। जिसे हमने ए माना था ये क्या है, थीटा माइनस 90 डिग्री। बात समझ में आई। अब आप एक बात बताइए, ये वाला एंगल जो है 90, इन दोनों का एक्सटीरियर एंगल नहीं बन रहा। आप जरा इस बात को ध्यान से इस तरीके से समझिए, ये है, ठीक है। इस तरीके से आपका डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम बना हुआ है। आपको मैंने कई बार समझाया कि ये एक्सटीरियर एंगल जो है अंतः जो अंदर के इंटरनल एंगल हैं उनके जो है, जो सामने के इंटरनल एंगल हैं उनके सम के बराबर होता है। मतलब अगर मैं इसे a मान लूँ, इसे x मान लूँ, इसे y मान लूँ, तो इसका मतलब क्या है, a बराबर x प्लस वाई है। ये बात मैं प्रूव भी करवा चुका हूँ पहली वीडियो में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता ही है कि भाई इस कोण का मान। चलिए तो वही यहाँ लगानी है टेक्निक। तो यहाँ पे क्या लेंगे आप, थीटा माइनस 90 और प्लस कितना हो गया अल्फा, और बराबर कितना है जी 90, ठीक है। तो इस अल्फा की वैल्यू हमें निकालनी, बाकी सब इधर ले जाएंगे। तो अल्फा बराबर 90, इधर माइनस का इधर पॉजिटिव हो जाएगा तो 180, थीटा हो जाएगा माइनस का।
तो अल्फा बराबर 180 माइनस क्या आ जाएगा आपका थीटा। अल्फा बराबर 180 माइनस थीटा, जो भी ऑप्शन में होगा ये पाई माइनस 180, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, पाई माइनस 180। ठीक है, तो अब एक और बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट को हम सीखते हैं जिसका नाम है सीडी कॉन्सेप्ट। यहाँ से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं वो सीडी कॉन्सेप्ट से ही बनते हैं, बहुत ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए सीडी कॉन्सेप्ट है क्या, इसको ध्यान से समझेंगे। ठीक है, दो तिर्यक रेखाएं हैं और ये चार पैरेलल लाइन है, इन्हें काट रही हैं। एक पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन, तीन पैरेलल लाइन और ये होगी आपकी चौथी पैरेलल लाइन। बात समझ में आ रही है? तो ये आपकी चार पैरेलल लाइन है, उन्हें ही काट रही है। एक तरफ की डिस्टेंस को मैं यहाँ बता देता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को अगर मैं a मान लूँ और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को अगर मैं b मान लूँ और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को अगर मैं c मान लूँ। ठीक है, और इधर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को अगर मैं x मान लूँ और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को अगर मैं y मान लूँ और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को अगर मैं z मान लूँ। ठीक है, ये चार आपकी लाइन है जो आपकी पैरेलल हैं, L1, L2, L3 और L4। हमेशा ये कॉन्सेप्ट कब काम करेगा, जब आपकी L1 पैरेलल L2 पैरेलल L3 पैरेलल L4 हों, तभी ये कॉन्सेप्ट काम करेगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है, आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि इनका जो रेशो होगा वो इन जो दूसरी तिर्यक रेखा है आपकी, तो उसके क्या होगा, इनका जो रेशो होगा वो दूसरे तिर्यक रेखा के रेशो का अनुपात होगा। जैसे कि मान लिया ए रेशो बी रेशो सी, तो बराबर होगा एक्स रेशो वाई रेशो जेड। आप इतनी सी बात याद रखेंगे। और ये बात जो है ये आई कहाँ से, इसको मैं आपको ट्रायंगल में आपको बना के बताऊंगा कि ट्रायंगल में कैसे है। ये आप देख सकते हैं, सिंपल सी बात है। अगर मैं यहाँ से कोई एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ देख लीजिए, चलो ट्रायंगल में ही बता दूंगा वैसे तो आप देख रहे होंगे ये ट्रायंगल बन रहा है। तो आपने ये वाला रूल पढ़ा होगा कि ये बटे ये, कि ए बटे बी। ठीक है, और मैं इसको क्या मान लूँ, एक्स वाई जेड मान लिया इसको मैं मान रहा हूँ डी ई, और मैं इसको मान रहा हूँ क्या, डी ई एफ। ठीक है, तो आपने ये रूल तो पढ़ा होगा ए बाई बी बराबर डी बाई ई। ठीक है, तो इसी तरह से क्या है, इसी तरह से ट्राइंगल में ए बाई बी डी बाई ई। ठीक है, तो ये भी रेखाएं कहीं ना कहीं जाके तो आपको मिलेंगी, तो इसलिए ये ट्राइंगल बन जाता है, ये एक बन जाता है ट्राइंगल। तो उस वजह से ए रेशो बी बराबर एक्स रेशो वाई या ए रेशो बी रेशो सी बराबर एक्स रेशो वाई रेशो जेड, तो यही वाला रूल इसमें लगता है। बात समझ में आप लोगों को आ रही है? इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं सीडी कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आइए सीडी कॉन्सेप्ट पे हम कुछ क्वेश्चंस बेहतरीन वाले लेंगे जो पेपर में आए हुए हैं। आइए तो कुछ क्वेश्चनों को हम सोल्व कर लेते हैं जो सीडी कॉन्सेप्ट पे थे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया सीडी कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिए गए चित्र में पी क्यू आर एस टी यू और यूवी, पी क्यू आर एस टी यू और यूवी जो है ये क्या है भाई, ये आपकी पैरेलल लाइनें हैं। ठीक है, भुजा पी आर दे रहा है, पी आर 20 दिया हुआ है, आर टी जो दिया हुआ है, आर टी ये आर है, यहाँ पे मैं सही से बना देता हूँ इसको, आर टी जो है ये 44 दिया हुआ है, टी वी आपको 32 दिया हुआ है, ये टी यू है, ये टी वी नहीं टी यू। ठीक है, टी यू आपको 32 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद भुजा क्यू डब्ल्यू 84 दिया हुआ है, तो क्यू डब्ल्यू आपकी ये है, ये गड़बड़ हो गया, क्यू डब्ल्यू नहीं है, ये क्या है आपका, ये जो 84 है आपका टोटल, ये क्यू वी है। क्या है ये, क्यू वी आपका 84 है। बात समझ में आ रही है आप लोगों के? ठीक है, चलिए अब तो क्यू एस का मान पूछा है इसने ये वाला मान पूछा है, हमें ये बताना है। ठीक है, इसको एक्स मान लो जिसका मान हमें बताना है। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जो रेशो इन साइडों का रहेगा वही रेशो इन साइड का रहेगा। ठीक है, जो रेशो इस साइड का रहेगा वही रेशो इस साइड का रहेगा। इसका मतलब जो है कि जो रेशो इधर होगा वो रेशो इधर होना चाहिए। चलिए, हमें इधर की अलग अलग लेंथ नहीं दे रखी, टोटल लेंथ दे रखी। अगर इधर टोटल लेंथ दे रखी है तो इधर भी हमें टोटल का पता होना चाहिए। ठीक है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी, इसकी, तो हम उसी हिसाब से रेशो लेके चलेंगे। हमें क्यू एस की वैल्यू निकालनी है तो इधर पी और आर का रेशो लेंगे। चलिए, तो पी आर कितना होगा भाई, पी आर बटे, अगर हम पी आर बटे पी यू कर दें, पी आर बटे पी यू, और बराबर हमें क्यू एस की वैल्यू निकालनी है तो क्यू एस बटे हम क्या कर दें, क्यू वी कर दें। क्या कर दें, क्यू वी कर दें। ठीक है, ये फॉर्मूला इसमें लग जाएगा जो कि मैंने अभी आपको बताया था, रेशो के हिसाब से चलना है।
तो आइए पी आर कितना है, अब पी आर को देख लेते हैं यहाँ से कितना बैठेगा। पी आर कितना है 20 है, पी आर कितना है भाई 20 है। जबकि अगर हम बात करें पी यू की तो ये कितना हो जाएगा 40 और 30 70 76 और ये हो गया 96, कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों की। चलिए उसके बराबर में हमें क्यू एस की वैल्यू निकालनी है तो इसको एक्स मान लेंगे। टोटल जो है वो कितना है भाई, वो 84 है। टोटल कितना है, वो 84 है। किसी एक टेबल से काट लेंगे, अगर आपको टेबल याद है तो 12 8 96, 12 7 84, 4 से काट लेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ठीक है। तो 7 पंजे 35, 35 बटे 2 हो गया। यहाँ से x बराबर कितना आएगा 35 बटे 2, 35 बटे 2 कितना होता है 17.5, 17.5 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। जिस हिसाब से हमें दिया गया है उस हिसाब से हमें रेशो को लेके चलना है। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरीके से है। देखिए क्या दिया हुआ है दूसरे क्वेश्चन में कि दिए गए चित्र में ए बी सी डी और ई एफ और जी एच ये सब पैरेलल हैं। ए बी सी डी ई एफ और जी एच जो है ये सब पैरेलल लाइनें हैं, ठीक है। भुजा बी एच कितनी दे रखा है 188, बी एच की वैल्यू 188 दी हुई है। भुजा ए सी 42 दे रखा है, ये ए सी है आपका, ये 42 दे रखा है। भुजा सी 24 है, भुजा सी 24 दी हुई है। उसके बाद भुजा क्यू आर जो है वो 36 दे रखी है। भुजा क्यू आर जो आपको 36 दे रखी है। एक भुजा और होनी चाहिए भाई इसमें। चलिए एक भुजा और है इसमें, मैं आपको एक भुजा यहाँ लिख देता हूँ। तो एक भुजा आपको दे रखी है, कौन सी भुजा आर एस। भुजा आर एस जो बराबर है वो 42 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है 42 सेंटीमीटर, ये ध्यान रखना, ये दे रखी है। ये हो गया 42 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही, ध्यान नहीं दिया था मैंने। चलिए तो अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हमसे क्या पूछा गया है कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी ई जी प्लस पी क्यू प्लस पी डी। तो पहले ये देखो ई जी क्या है, इसको मान लिया हमने, क्या मान लिया ए, ई जी की वैल्यू निकालनी है। फिर पी क्यू की वैल्यू निकालनी है, इसको मान लिया हमने जी बी, ठीक है। फिर डी एफ की वैल्यू निकालनी है, इसको मान लिया जी हमने, क्या मान लिया इसको सी। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। सबसे पहले इसमें रास्ता देखेंगे कि हमें किधर से रास्ता मिल रहा है। मैंने आपको बताया कि जिस रेशो में ये रहते हैं उसी रेशो में ये रहेंगे, उसी रेशो में ये रहेंगे। तो मतलब रेशो इनका बराबर होना चाहिए हमेशा। बात समझ में आ रही है। तो इनका तरीका देखते हैं भाई। यहाँ 42 है, यहाँ बी है, तो यहाँ से तो वैल्यू नहीं निकाल सकते। यहाँ 24 है, यहाँ 36 है, दो वैल्यू दे रखी है, यहाँ से शायद वैल्यू निकल सकती है कि 24 से 36 कैसे आ रहा है, क्या रेशो बन रहा है 24 और 36 का। समझ में आ रही है आप लोगों को। उसके बाद ए है और 42 है, यहाँ से भी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते अभी फिलहाल में, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है अगर हम टोटल करके देखें तो भी वैल्यू हमारी फंस रही है। तो हमारे पास केवल एकमात्र रास्ता ये है कि अगर हम ये पता कर लें कि 24 से 36 किस तरीके से आ रहा है तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। चलिए तो हम 24 से 36 को देख लेते हैं कैसे आया। तो 24x बराबर 36 कर लेंगे, वो फैक्टर निकल के आ जाएगा कि जिससे ये 24 से 36 किस तरीके से आया। तो 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, तो यहाँ से x बराबर 3/2। इसका मतलब अगर 24 में 3/2 की गुना कर दें तो वो 36 आ रहा है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि इन सबके रेशो बराबर होते हैं। अगर इधर 3/2 से गुना हो रही है तो आपको इधर भी 3/2 से ही गुना करनी पड़ेगी, और इधर भी आपको 3/2 से ही गुना करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। इधर भी आपको 2/3 से गुना 3/2 से गुना करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए अब अगर 42 का 3/2 करेंगे तो 2 से अगर 42 को काटेंगे तो कितना आएगा 21, 21 थी 63। तो ये वैल्यू आ गई आपकी कितनी जी 63 वैल्यू आ गई। ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी 63 वैल्यू आ गई। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। चलिए अब उसके बाद हम बात करते हैं ये वैल्यू कितनी दे रखी, ये तो हम निकाल चुके। उसके बाद जो है a का 3/2 42, तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेंगे भाई। a का अगर 3/2 42 है तो 3 से काटेंगे कितना भाई 14 बार, तो 14 दूनी 28, तो a बराबर 28 आ गया। कितना आ गया 28। तो इसका मतलब ये वैल्यू आपको कितनी मिल गई 28 मिल गई। ये वैल्यू आपको कितनी मिल गई 28 मिल गई। अब एक तरफ की आपको सारी वैल्यू मिल चुकी हैं, एक तरफ की वैल्यू आपको सारी मिल चुकी हैं। अब आपको केवल सी एफ की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है सी एफ की। और इधर की वैल्यू भी आपके पास सारी है, ठीक है। इधर की वैल्यू भी आपके पास में सारी है। तो आप बिल्कुल यही वाला मेथड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आपको सी एफ की डी एफ की निकालनी है ना, वैल्यू डी एफ की निकालनी है यहाँ से, क्योंकि सी तो मैंने पॉइंट बना रखा है, ठीक है। तो डी एफ की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इस सी पॉइंट को मैं हटा देता हूँ। तो डी एफ की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि डी एफ बटे टोटल ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास टोटल है। डी एफ बटे 188 आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो अगर हमने ये वाली ली है तो हम इधर से ये वाली लेंगे। तो ये वाली लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा सी। तो सी बटे
कितना हो जाएगा सी बटे टोटल कितना हो जाएगा भाई ये हो गया 52 और ये 54 और ये 40 94 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 94 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये कितना हो जाएगा जी 94 हो जाएगा। ठीक है चलिए, तो अगर ये 94 हो जाएगा तो सिंपल 94 हाँ 94 हो जाएगा। ठीक है, तो 94 से इसकी वैल्यू भी यहाँ दी हुई है, सी की वैल्यू कितनी दी हुई है 24 दी हुई है भाई सी की वैल्यू तो। ठीक है, कितनी वैल्यू दी गई है 24, डी एफ के निकालनी है। तो 94 दूनी 198 होते हैं, 90 दूनी 180, 4 दूनी 8, 2 की इधर मल्टीप्लाई कर लिया तो डी एफ बराबर कितना आ गया भाई 48 आ गया, 24 दूनी 48। ठीक है, तो हमें तीनों चीज़ें मिल चुकी हैं, हमें ये भी मिल गया है ये, तो हमें क्या निकालना था ईजी प्लस पी क्यू। तो अब ध्यान से देखेंगे ईजी प्लस पी क्यू और प्लस डी एफ, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, ईजी पी क्यू और डी एफ की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ईजी की वैल्यू ईजी की वैल्यू कितनी आई थी आपकी 28 आई थी। ठीक है, प्लस पी क्यू की वैल्यू कितनी आई थी आपकी 63 वैल्यू आई थी। ठीक है, उसके बाद में डी एफ की वैल्यू जो अभी आपने निकाली है कितनी आई है 48 आई है। अब तीनों को हम जोड़ देंगे तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो आंसर होगा। तो ये 48 में अगर ये 28 जोड़ोगे आप तो ये हो जाएगा 48 30 78 76 7 6 13 130 139 हो गया। कितना हो जाएगा 139। ठीक है, 139 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आप लोगों के समझ में नहीं आई है तो आप जो है वीडियो को पॉज करके दोबारा देख सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो फिर मैं जो है दोबारा से इस क्वेश्चन को रिपीट कर दूंगा। ठीक है, चलिए अब इसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस को हम सोल्व कर लेते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चनों को हम सोल्व कर लेते हैं जो सीडी कॉन्सेप्ट से आते हैं। ठीक है, चलिए तो दिए गए चित्र में ए बी सी डी ई एफ ये सब पैरेलल हैं भाई, ए बी सी डी और ई एफ। यदि भुजा ए बी 29 है, भुजा ए बी 29 है, भुजा ई एफ 57 है। ठीक है, भुजा ई एफ कितनी 57 है। ए सी जो है वो 3/4 सी ई है, मतलब ए सी जो है वो सी ई का जो 3/4 है, सी ई का 3/4। ठीक है, भुजा बी डी और भुजा डी एफ से एक्स कम है। भुजा बी डी जो है वो डी एफ से एक्स कम है, मतलब भुजा बी डी जो है ये एक्स कम है किससे डी एफ से, ये जितनी भी है उससे एक्स कम ये है। ठीक है, तो आपसे ये कहा गया है तब भुजा सी डी का मान क्या होगा। आपसे पूछा गया जी इसका मान बताइए आप क्या होगा, इसका मान क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, अभी तक आपको वैल्यू ये दी हुई थी। ठीक है, तो आप निकाल सकते थे सी डी कॉन्सेप्ट से। इसके लिए अगर मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसके लिए आप देखो एक कॉन्सेप्ट आप याद रखना है आपको। ठीक है, ये ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, आप इसे आराम से याद रख सकते हैं। ठीक है, अगर ऊपर आपको ए की वैल्यू दी हुई है, नीचे बी है और मान लिया ये एम है और ये एन है। ठीक है, इस तरीके से अगर आपको वैल्यू दी गई है तो अगर आपसे ये पूछे मान लिया ये ए बी हो गया, ये सी डी हो गया और ये डी, ये ई और एफ हो गया, ये क्या है ई और एफ हो गया। ठीक है, अब ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर सी डी की वैल्यू अगर आपसे निकलवाने के लिए कहे तो आप बताएंगे कि सी डी बराबर होगा। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है इसकी मल्टीप्लाई आप इधर कर दोगे और ये वाला जो है इसकी मल्टीप्लाई आप इधर कर दोगे। तो मतलब कहने का ये है ए मल्टीप्लाई एन और प्लस बी मल्टीप्लाई एम और बटे एम प्लस एन। ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा जरूर कहीं ना कहीं। ठीक है, आपको याद आ रहा होगा। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट में पढ़ते हैं हम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, बात समझ में आ रही है आपको, आसानी से सोल्व इसको कर सकते हैं। चलिए फिर मैं इसका एक दूसरा मेथड भी आप लोगों को बताऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है कि आप देखोगे भाई ये क्या हार्ड बता दिया। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है कि ए सी जो है 3/4 सी ई है, तो अगर यहाँ से ए सी और सी ई का रेशो निकालें तो कितना रेशो आ रहा है भाई 3/4 का रेशो है। तो ए सी की वैल्यू कितनी है जी 3 और सी ई की वैल्यू कितनी आ रही है 4। बात समझ में आ रही है आपको, ये वैल्यू आ रही है। बिल्कुल वही प्रोसेस लगाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई आप इधर कर देंगे और इसकी मल्टीप्लाई आप इधर कर देंगे। ठीक है, तो आपसे सी का बिल्कुल वही तरीका होगा जो भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो 3 × 57 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 × 57 हो जाएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा 29 × 4 हो जाएगा, प्लस 29 × 4 हो जाएगा। बिल्कुल यही वाला तरीका लगा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सी डी की वैल्यू निकालने के लिए 57 तिया कितने हो गए 50 तिया 150 7 तिया 21 171 हो जाता है। और 30 चौका 120 में से 4 घटाएंगे तो 116 आ जाएगा। ठीक है, तो 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया भाई, ये हो गया 270 और ये 17, तो कितना हो जाएगा 287/7
7 से अगर इसे काटेंगे तो 7 चौक 28, 7 एकम 7, 41 सेंटीमीटर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल एक्यूरेट आंसर इसका होगा। अगर आप लोगों के ये बात समझ में नहीं आई है तो मैं एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर आप ये सोचें कि ये बात जो है आपको डिफ़िकल्ट लग रही है तो एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। इसने सीधा सीधा कहा है कि ये 29 है, ये 57, इनका रिलेशन देखो, ये जरूर इस अपने मल्टीपल होती है, ठीक है। अब कितना मल्टीपल है ये हमें निकालना है, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, यहाँ से आप एक बात बताइए, इतना डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 और 3 7, 7 बराबर, ठीक है। यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है जी, 57 में से 29 दूनी 58 होते हैं तो 28 बचेगा, क्योंकि 29 दूनी 58 होते हैं, एक ज़्यादा ले लिया तो 28, तो 7 बराबर कितना हो गया 28, 1 बराबर कितना आ गया 4, 1 की वैल्यू 4 आ गई। तो हर यूनिट पे वैल्यू 4 बढ़ रही है, हर यूनिट पे कितनी वैल्यू बढ़ रही है, 4 यूनिट बढ़ रही है। तो ऊपर से यहाँ तक आने में ये कितनी यूनिट बढ़ रही है, 3 यूनिट, फिर इससे आगे जाने में कितनी यूनिट बढ़ रही है, 4 यूनिट। तो हमें तो ये वाली लाइन निकालनी है ना, तो ऊपर से नीचे आने में कितनी यूनिट बढ़ी, 3 यूनिट। अगर 1 पे 4 बढ़ी तो 3 पे कितनी बढ़ेगी जी, 3 पर बढ़ेगी 12, ठीक है। तो पहले कितनी थी जी 29, और 29 में 12 जोड़ो तो कितना आएगा 41, 41 आंसर इसका। छोटा सा कॉन्सेप्ट ये भी है, आप इससे भी इसे आसानी से कर सकते हैं, पर मेरा जो मानना था कि मैं दोनों तरीके समझाने थे आप लोगों को, ताकि आप जो है कोई सा भी यूज कर सकें। चलिए आगे क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। नीचे दिए गए चित्र में ABCDEFGH और IJ, ये इस तरह की 5 लाइनें दी गई हैं और ये सभी पैरेलल हैं। ये सभी लाइनें क्या हैं आपकी, पैरेलल है, ठीक है। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे ये हमसे पूछा है कि x + y का मान हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। यहाँ आपको 15 वैल्यू दी हुई है, यहाँ x दिया हुआ है, यहाँ 25 है, और यहाँ ये इक्वल, ये वाली जो है GI जो है वो इक्वल दिया हुआ है किसके, BD के। तो मैं यहीं लिख देता हूँ कि GI जो है वो इक्वल है जी BD के, क्योंकि मैंने इक्वल का साइन लगा रखा है, इस बात को ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है। और ये 27 है, ये y है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कहीं रिलेशन तो नहीं मिल रहा हमें, ये 15 है, यहाँ कोई हमारे पास है ही नहीं तो रिलेशन नहीं निकाल सकते। यहाँ x है, यहाँ 27 है तो यहाँ भी रिलेशन नहीं निकाल सकते। यहाँ 25 है, यहाँ y है, यहाँ भी रिलेशन नहीं निकाल, क्योंकि जहाँ दोनों वैल्यू हमें मिली हुई हो ना, रिलेशन तो तभी निकाल सकते हैं। यहाँ भी हमें कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम इसका रिलेशन ऐसे निकाल ही नहीं सकते। रिलेशन निकालने के लिए वही रेशो मेथड हमें देखना पड़ेगा। तो रेशो मेथड किस हिसाब से देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो रेशो मेथड को ध्यान देंगे हम कैसे, कि अगर हम केवल इतना ले लें, क्योंकि हमें ये दोनों बराबर दे रखे हैं, इनके हिसाब से ही करेंगे। अगर हम क्या करें कि AC अगर हम AC बटे क्या करते हैं GI, AC बटे क्या करते हैं, इधर को मैं इधर सोल्व कर लेता हूँ इसको, AC बटे GI कर ले, AC बटे GI। यहाँ BD बटे और GI लिया है तो वहाँ क्या कर सकते हैं हम HJ। ये मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये दोनों सेम हैं। अगर डिफरेंट लेंगे तो नहीं निकल पाने की वैल्यू, दोनों सेम हैं, दोनों ही बराबर हैं, इसलिए मैंने इन दोनों को लिया है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है, आप जो है देखो इन दोनों की ही वैल्यू को इसलिए लिया क्योंकि ये इसके सामने आ रहा है, ये इसके सामने, दोनों बराबर हैं, बाकी से आप वैल्यू नहीं निकाल सकते। मान लिया मैं ये ले लेता तो 2 अननोन हो जाते, ये ले लूँगा तो उधर अननोन बन जाएगा, ठीक है। तो हमें जब AC की वैल्यू कितनी है भाई 15 है, ठीक है। GI की वैल्यू मान लेते हैं हमारे पास में, मान लेते हैं यहाँ पे ये x माना है, y माना, इसको z मान लेते हैं, चलो ये भी z है और ये भी z है, ठीक है। तो अगर मान लिया इसको z है ये, ठीक है। BD की वैल्यू कितनी है जी साहब, BD की वैल्यू भी z है, ठीक है। उसके बाद HG की वैल्यू कितनी है जी, ये कितनी है 60 है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो z² बराबर 15 गुना 60 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, z² बराबर 15 गुना 60 आ जाएगा। अगर आप यहाँ से वैल्यू निकालें z² की, तो z² बराबर 15 गुना 15 करेंगे और इसे 2 गुना 2 कर लेंगे, तो स्क्वायर अगर आप निकालेंगे तो ये 15 का फैक्टर गए, तो यहाँ से अगर निकालेंगे वैल्यू तो z बराबर कितना आ जाएगा जी 30 आ जाएगा। अगर z बराबर 30 आ गया तो आपको ये वाली वैल्यू मिल गई है। अगर z बराबर 30 आ गया तो आपको ये वाली वैल्यू मिल गई है। अगर ये 30 है तो आपको ये वाली वैल्यू मिल गई है, ये भी 30 है। अब मुझे लगता है आप आसानी से रिलेशन निकाल सकते हो। भाई 30 से 60 कैसे बन रहा है, आपको पता होना चाहिए 30 से 60 कैसे बन रहा है। 30 से 60 कैसे बन रहा है भाई, किस हिसाब से बन रहा है 30 से 60, ये आपको पता होना चाहिए। तो क्या कर रखा है इसने, गुना 2 कर रखा है। क्या कर रखा है, गुना 2। इसी तरह से इधर भी गुना 2 करना पड़ेगा। तो अगर ये 25 है, अगर ये 25 है तो अगर हम इसमें गुना 2 कर दें तो y बराबर कितना हो जाएगा जी 50 हो जाएगा। y बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी हमें गुना 2 करके आ रहा है, ठीक है।
ये गुना 2 करके आ रहा है, तो x में गुना 2 कर दें 27 आना चाहिए। तो 2x बराबर 27 है, तो x बराबर 2 से अगर इसे काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, 13.5। इसका मतलब क्या है, x बराबर 13.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी, 13.5। ये वैल्यू हमने निकाल ली, ये वैल्यू हमने निकाल ली। उसके बाद बस हमें x प्लस वाई वैल्यू चाहिए, तो 13.5 और 50, तो हमें x प्लस वाई की ही वैल्यू तो चाहिए। तो 13.5 प्लस 50 कितना हो जाता है, 13.5 और प्लस 50, तो 50 और 10 60, 63.5 जो इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन में जो भी 63.5 होगा वो इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों हमने लाइन और एंगल के काफ़ी क्वेश्चनों को सोल्व किया है। ठीक है, लगभग मैं आपको यहाँ 20 क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करा चुका हूँ, और मैंने हर टाइप के लाइन और एंगल्स के जो है मैंने क्वेश्चन यहाँ कराए हैं। इससे बाहर आपका क्वेश्चन लाइन एंगल्स पे नहीं बनने वाला। लाइन एंगल्स पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चल के ट्राइंगल, ट्रिपीजियम या आपका क्वाड्रिलेटरल, उन सब में इनका यूज होता है। ठीक है, तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। कल हम एक नेक्स्ट टॉपिक जियोमेट्री में पढ़ेंगे, ट्राइंगल से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें बताएं, हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।